जय श्री कृष्णा सबको। डे 15 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज और लाया हूँ मैं यार केमिस्ट्री। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यार मोल कॉन्सेप्ट को। एंड जैसे कि मैंने बोला अगले 2 दिन आप लोग के लिए बहुत भारी होने वाले हैं फिज़िक्स में केमिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग मैथ से थोड़ा परहेज़ करेंगे एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली फ़िज़िक्स में आप लोग के लिए बहुत भारी होने वाला है। तो वो भारी आप लोग यार रखो अपने पास, ठीक है, हौसला रखना। ये 2 दिन थोड़े से टफ रहने वाले हैं, आप बोल सकते हो, क्योंकि वीक का अब आप लोग ये समझो कि अब सारे चैप्टर्स का एंड है, सारे PYQs का टाइम आने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइम आने वाला है और इस संडे हम लोग का मॉक भी है। ठीक है, तो एक मॉक देंगे, सब्जेक्ट वाइज रखूंगा या पूरा रखूंगा वो मैं अपडेट कर दूंगा सैटरडे की वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते बेटा इक्विवेलेंट मास से। So equivalent masses or chemical equivalents. Equivalent mass of a substance is defined as a number of parts by mass of the substance which combine or displace directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine or 108 parts by mass of silver. भूल जाओ, ठीक है। सीधा एग्जाम्पल, डेफिनेशन जब कॉम्प्लेक्स हो तो एग्जाम्पल पर जाया करो, बेस्ट होता है। ठीक है, the equivalent mass is a pure number. When the equivalent mass of a substance is expressed in grams, it is called gram equivalent mass. For example, equivalent mass of sodium is 23, hence its equivalent mass is 23 grams. The equivalent mass of a substance may have different values under different conditions. The equivalent mass of an element may vary with change of valency. For example, copper forms two oxides, CuO and Cu2O. In CuO, 63.5 parts of copper combine with 16 parts of oxygen. Thus, equivalent mass of copper in this oxide is 63.5 divided by 2. In Cu2O, 2 into 63.5 parts of copper combine with 16 parts of oxygen. Thus the equivalent mass of copper is in this oxide is this into 2 into this divided by 2. Honestly बता रहा हूँ, ये पढ़ करके तुम्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी होगी कि क्या चल रहा है, गारंटीड है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भनक लगने वाला होता ही नहीं है, बट जैसे ये आता है ना बेटा, ये चीज़ लिखी हुई आती है तो भनक लगने लग जाती कि भाई टॉपिक चल क्या रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड वैलेंसी। सपोज एन एलिमेंट X कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड XHN। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ध्यान से देखना, कोई भी एक एलिमेंट X है, कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड XHN। एक सेकेंड, तो यार मेन चीज क्या है, वेयर n इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। हम लोग को पता है n वैलेंसी होगी, कैसे पता लगेगा खुद सोचो बेटा। अगर अगर लेट सपोज खुद सोचो, आप लोग का मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है तो MgH2 बनता है, सही बात है। मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, सही बात है। अच्छा, NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। तो जो आप लोग की सोडियम की वैलेंसी वो H की आप लोग का नंबर हो जाता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, बेसिक लॉजिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि उस एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, H के साथ उसका वैलेंसी मल्टीप्लाई होगा। n parts by mass of hydrogen combine with atomic mass of element X. 1 part by mass of hydrogen combines with atomic mass of element divided by n. By above definition, atomic mass of element by n is the equivalent mass. So equivalent mass is equal to atomic mass divided by n. So atomic mass is equal to equivalent mass into valency. ठीक है, detailed discussion on equivalent masses of compounds, acid, bases, salts, oxidizing agent, reducing agent, etc. will be taken in chapter on volumetric analysis बाद में। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इक्विवेलेंट मास में, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज एलिमेंट्स। अभी देखो ऊपर तुम लोग को बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ये तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू दिस, ये सारी चीज़ें अभी के लिए छोड़ दो, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, अ नोन मास ऑफ द एलिमेंट इज चेंज इनटू ऑक्साइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये मास ऑफ ऑक्सीजन इज मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। कौन से क्वेश्चन में किया था याद करो, FeO वाले क्वेश्चन में, याद है। आयरन ऑक्साइड में आयरन बन जाता है तो आयरन ऑक्साइड में से अगर आयरन का मास माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा ना, उस वाले क्वेश्चन में किया था। दस इक्विवेलेंट मास इज मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, मतलब बेसिकली मास ऑफ ऑक्सीजन।
क्लोराइड फॉर्मेशन में भी सेम चीज़ है, मास ऑफ एलिमेंट इंटू 35.5 डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीज़ें दी हुई है, एंड M1 एंड M2 आर रिस्पेक्टिव देयर मासेस, डबल डिकम्पोजिशन ये सब कुछ दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ कि ये चीज़ कैसे आई, इसका इक्विवेलेंट मास 63.5 डिवाइड बाय 2 कैसे आया। पहले लॉजिक लगाते हैं। हम लोग को पता है इक्विवेलेंट मास का क्या होता है कि कितने पार्ट्स आपके कंबाइन हुए। मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप बेसिक टर्म्स में देखो, 63.5 पार्ट्स ऑफ कॉपर कंबाइंड विद 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। दस इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन दिस ऑक्साइड इज। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंट मास का, उसको समझो कि आप लोगों का कितना मास कंबाइन होने वाला है। ध्यान से देखना, अब डेफिनेशन तुम लोग को समझ में आएगी। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सब्सटेंस विच विल कंबाइन और डिस्प्लेस डायरेक्टली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब। लेकिन क्वेश्चन बेटा क्या होता है, ध्यान देना, जो डेफिनेशन है उसको बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हो या 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हो, जब आप 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 16 ग्राम बेटा 63.5 डिस्प्लेस कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन 63.5 डिस्प्लेस कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगा? खुद दिमाग लगा यार, डिवाइड बाय 2 नहीं करेगा। 16 ग्राम अगर 63.5 कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना डिस्प्लेस करेगा? आधा कर दे सीधा सीधा। सिमिलरली अब दूसरे में क्या था, CO2O देख, CO2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना डिस्प्लेस 127 ग्राम कर रहा है, तो 8 ग्राम कितना करेगा? 127 डिवाइड बाय 2 दैट इज 63.5। अब समझ में आया क्या है इक्विवेलेंट मास, पक्का। तो इक्विवेलेंट मास हमेशा HO और Cl के टर्म्स में ही हम लोग ढूंढते हैं। बेटा बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, लोग एटॉमिक नंबर अपॉन वैलेंसी एन फैक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बट अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो तो आ जाओ बेटा 7th क्वेश्चन पर। JEE वेस्ट बंगाल, जिसको WB JE भी बोलते हैं, एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। ओके जी, what will be the equivalent mass of the element if oxygen content is 20% by mass? बेसिक बेटा बेसिक वो लगाएंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। टोटल मास 100 ग्राम है कंपाउंड का मास कितना है बेटा? 100 ग्राम, ठीक है, जिसमें से 20 ग्राम ऑक्सीजन है, जिसमें से 20 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। तो 80 ग्राम क्या होगा बेटा? दूसरा एलिमेंट। अब बेटा जैसे लॉजिक लगाया था, 20 ग्राम ऑक्सीजन में अगर 80 ग्राम एलिमेंट है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना है यार? है ना सिंपल। तो बस फिर यार अगर ये चीज़ समझ में आई तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको x बार लो। सो बेसिकली आप लोग का बन जाएगा 80 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज सॉरी 32। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 इंटू 8, ठीक है। अभी सो के उठाओ, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब लॉजिक क्लियर हुआ इक्विवेलेंट का। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A metal M of equivalent mass E forms an oxide of molecular formula MxOY, ठीक है। The atomic mass of the metal is given by the correct equation। तो अभी हम लोग ने पढ़ा बेटा, एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, पहले आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो इनटू वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पहले तो वैलेंसी पूछे, सबसे पहले बात आती है बेटा वैलेंसी पूछने की, ठीक है। तो वैलेंसी मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। MxOY, ठीक है, MxOY।
सिंपल सी बात है, ओ की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 2 होती है, ठीक है, ओ की वैलेंसी 2 होती है। यहाँ के केस में अगर तुमसे कोई दिमाग लगवाए तो आप बोलोगे भाई अगर m की वैलेंसी y है, o की वैलेंसी x है, तो ऐसे आप लोग का आंसर हो गया। करेक्ट बात है, mx o y बन गया, समझ में आया? चलो ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से इधर आ जाओ आगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? हम लोग को पता है कि मेटल का मास, मतलब आप लोग बोल सकते हो y इंटू 16 ग्राम्स, वो टोटल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा इस MXOY कंपाउंड में। दैट विल गिव मी बेसिकली x इंटू मास ऑफ m। मास ऑफ m को अब क्या ले ले हम लोग? कुछ भी ले लो यार, मास ऑफ m को m ही ले लेते, चलो समझ में आ गया। सो 8 grams will displace how much? 8 grams will displace how much? 8xm divided by y into 16. So basically आपका हो गया xm divided by 2y. अब एक चीज, अब E क्या है? अब मेटल M ऑफ इक्विवेलेंट मास E। अच्छा, इक्विवेलेंट मास आपको E दिया, अरे यार ये तो आसान हो गया ना। इक्विवेलेंट मास आप लोग को E दिया हुआ है, मैं वही सोच रहा हूँ E क्या है। कोई आंसर्स में इतने ऑप्शन है E, तो इक्विवेलेंट मास आप लोग को E दिया हुआ है, हम लोग ने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग को मास ऑफ द मेटल निकालना है, तो M ही निकालना है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2EY डिवाइडेड बाई x। ऐसा ऑप्शन है 2EY डिवाइडेड बाई x, हाँ भाई ए ऑप्शन है। खत्म क्वेश्चन, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला M2O3। तो इसमें भी बेटा सबसे सिंपल सी बात है, 47 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज 53 एज इट्स मास, ठीक है। सो 8 grams will be 53 into 8 divided by 47, करेक्ट? क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? ठीक है। सो द परसेंटेज इट्स एटॉमिक मास इज अबाउट, ओ नहीं, एक सेकेंड। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्म। ओ यहाँ पर बेटा दिक्कत हो गई, एक सेकेंड। नहीं, दिक्कत नहीं हुई, सही किया है, रुक जाओ। ये पहले कैलकुलेट करो, फिर हम लोग देखते हैं। 53 इंटू 8, ठीक है। आंसर आ रहा है आप लोग का 9, ठीक है। तो ये आप लोग का आ गया बेटा क्या? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। आप लोग का क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है बेटा? है वैलेंसी, सही बात है, M2O3। इक्विवेलेंस मास इनटू वैलेंसी विल गिव मी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो आंसर बेटा इसका 27 होना चाहिए। लेट्स चेक। ई ऑप्शन, यस करेक्ट। समझ में आया, ठीक है, पक्का। चलो तो 10th क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं यार। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो यार एक चीज़ समझो, मैं एक बार बता देता हूँ। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है। कैसे 8 होता है? तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो बेटा। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी,
समझ में आया? समझ में आया, याद रहेगा ना अब? ठीक है, मैं अभी 2 मिनट बाहर गया था जैसे मैंने अभी बोला, तो एक छोटा सा ब्रेक लेके आया, फिर सोचा कि समझा देता हूँ ये चीज़ को भी, क्योंकि मैंने शायद बोला नहीं था. अच्छा, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. इक्विवेलेंट वेट इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन. मेटल का इक्विवेलेंट वेट डबल द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है. मतलब आप लोग का 16 हो गया बेसिकली. इक्विवेलेंट मास आप लोग का 16 हो गया मेटल का. अच्छा, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड. वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ बेटा? पहले तो ऑक्साइड बना. O की वैलेंसी हमें पता है 2 है. M की वैलेंसी को क्या मानना है? N मानना है. N मान लो, ठीक है, या X मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो. मल्टीप्लाई होगा, M2ON आप लोग का फॉर्मूला बन जाएगा. सो एटॉमिक मास को तो ठीक है, एटॉमिक मास आप लोग का हो जाएगा 16 टाइम्स वैलेंसी. तो हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड? हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, तो पहले तो वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ढूंढते हैं बेटा. वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास M इंटू 2. मॉलिक्यूलर मास इज 16 टाइम्स वैलेंसी, जो कि 16 टाइम्स N होल मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 टाइम्स N विल बी इक्वल टू कितने टाइम्स है उसको अभी के लिए A मान लो, इनटू देन द वेट ऑफ द मेटल. वेट ऑफ द मेटल क्या होगा बेटा? वेट ऑफ द मेटल हम लोग को पता है 16N है. आंसर क्या होगा? 3. A की वैल्यू 3 आ जाएगी. चेक करते हैं. वो 1.5 है. अरे यार, इन्होंने मास ऑफ द मेटल इनसाइड द वो लिया है, ऑक्साइड. ठीक है, मुझे फिर वो इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी उस टाइम पर. ठीक है, तो इधर इंटू 2 हो जाएगा, तो यस 3/2 आंसर आ जाएगा. ठीक है, उन्होंने हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल. यार कहाँ बोला इनसाइड द ऑक्साइड यार? चलो ठीक है, अगर इनसाइड द ऑक्साइड बोला होगा तो ऑब्वियसली तुम 2 इंटू 16N कर दोगे, बस इतना सही फ़र्क है. इस पर बहस नहीं करते. ठीक है, उनकी मर्जी है यार. ऐसे क्वेश्चन इतने नहीं आते, ये ऑब्वियसली पुरानी एडिशन है, शायद उन्होंने चेंज कर ली हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा, मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास. सो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, according to this law the product of atomic mass and specific heat of a solid is related. चलो, atomic mass into specific heat is 6.4. ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है. The equivalent mass of the element is determined experimentally and the valency, which is always a whole number, can be obtained by dividing approximate atomic mass with the equivalent mass and changing the value so obtained to the nearest. In this way exact atomic mass can be determined by multiplying equivalent mass with valency. Okay, ये तो ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ है, एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ. अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 100 ग्राम के अंदर 49.5 अगर क्लोरीन है तो आप लोग का मेटल कितना होगा बेटा? 50.5. क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? 35.5 डिवाइड बाय 1 मतलब 35.5. तो 35.5 मास ऑफ इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट लगता का है बेटा मॉलिक्यूल जनरेशन में. ठीक है, कि इसका इक्विवेलेंट ये बन रहा है, तो अगर मतलब कितना आप लोग के आपस में ये लोग जुड़ करके किस टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे, वो चीज़ बेटा इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट बताती है. ठीक है, ये दोनों आपस में जोड़ करके क्या नया जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो किस टाइप का होगा, उसकी वैलेंसी क्या होगी, मतलब मेटल की वैलेंसी के हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा. ठीक है, तो वो चीज़ होती है वैलेंसी. अगर किसी की लेट्स सपोज 5 है तो MCl5, अब वो तो 5 तो आएगी नहीं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. वैलेंसी अगर किसी की 4 है, MCl4 बन जाएगा. इस केस में वैलेंसी 3 है तो MCl3 बन जाएगा. वैलेंसी 2 MCl2. तो मुझे नहीं पता ना मेटल की वैलेंसी क्या है, तो हम लोग इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल व्हेन कंबाइंड विद इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन विल गिव मी अ स्पेसिफिक कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है. सबसे पहले कैलकुलेट कर लो. तो एक क्लोरीन बेसिकली कितना इक्विवेलेंट मास से कंबाइन करेगा? तो 50.5 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 49.5. क्या इन्होंने कैलकुलेट किया है? यस, कैलकुलेट किया हुआ है. 36.21 कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है,
स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ऊपर फॉर्मूला है बेटा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट 0.056। इसकी भी वैल्यू अगर इन्होंने दी हुई है तो हम लोग वही यूज़ कर लेंगे यार, बहुत ज़्यादा आएगी। दी हुई है 114.3 एटॉमिक मास है, इक्विवेलेंट मास है, निकाल लो बेटा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वैलेंसी, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो वैलेंसी आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, जगह चाहिए इसके लिए, चलो देखते हैं यार, नीचे ही कर लेते हैं ना, रुको। On dissolving 2 gram of metal in sulfuric acid, 4.51 gram of the metal sulfate was formed. अच्छा जी, तो metal plus H2SO4 gives M2SO4 whole X। ठीक है, हम लोग को वैलेंसी तो पता नहीं है, प्लस H2, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बेटा, बेसिक रिएक्शन है। 2 ग्राम ऑफ मेटल बेसिकली 4.51 ग्राम आप लोग का मेटल सल्फेट बनाता है। तो हम लोग को वापस इधर इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग को वैलेंसी ढूंढनी है, तो वो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग को बेटा ये पता होना चाहिए कि आप लोग के कौन सी दो चीज़ें कंबाइन हो रही है बेटा, M और SO4। ठीक है, M और SO4। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, द स्पेसिफिक हीट आप लोग के पास है ऑफ द मेटल इज दिस। तो एटॉमिक मास ऑफ द मेटल आप लोग का निकल जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू वही 6.4 डिवाइडेड बाय 0.057, जिसकी वैल्यू बेटा अभी कितने आई थे, 114.3। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आएगी, और छोटी वैल्यू आएगी, तो 114 मान लेते हैं, राउंड नंबर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर 0.056 था ना। ठीक है, चलो तो एटॉमिक मास आ गया अपने पास। अब बेटा बात क्या है कि अब कितने के साथ कंबाइन करें। अभी तक हम लोग देखते थे भाई इतना क्लोरीन जब इतने के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मतलब इतना क्लोरीन इसके साथ कंबाइन कर रहा है, क्या बोलते हैं उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इतना अगर वो अकेला में होगा तो वो कितने के साथ कंबाइन करेगा, या इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन विल गिव मी व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। 2 ग्राम बेटा बेसिकली यहाँ पर SO4 का मास कितना है, SO4 का मास आ जाएगा बेटा 2.51। कैसे निकाला बेटा, सिंपल सी बात है, हम लोग ने यही चीज़ तो बोली थी, अगर आयरन ऑक्साइड में से आयरन का मास हटा दिया तो ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मेटल का मास मैंने हटा दिया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि यहाँ पर पूरा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इन्होंने ऐसी कोई फालतू चीज़ नहीं बोली होगी कि भाई फुल यूटिलाइजेशन नहीं है तब। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पता लग गया कि 2.51 SO4 is getting combined with 2 gram of metal. So equivalent mass of SO4, तो equivalent mass of SO4 कैसे निकालेंगे, atomic mass of SO4, atomic mass of SO4 कितना होगा, 16 into 4 64 plus 32 is 96। अच्छा, इन्होंने किया हुआ है, और वैलेंसी 2 होती है बेटा SO4 की, तो तुम लोग को पता है। तो equivalent mass is 48, तो 48 ये हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 2 into 48 डिवाइडेड बाई 2.5। 2.5 को अगर 5/2 भी ले लूँ तो भी रहने दो, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 2.51, तो 38.24 अप्रॉक्स आ रहा है बेटा। तो मैं 38 मान लेता हूँ अभी के लिए, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ द मेटल एंड एग्जैक्ट एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास तो ठीक है, मैंने उसको भी रफ ले लिया, इसको भी रफ ले लिया, दोनों को डिवाइड मारो, 3 आंसर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास है, एटॉमिक मास है, दोनों को डिवाइड मारो बेटा, 3 आंसर है, 3 आंसर है, यस। अच्छा, इन्होंने ये बस बताया कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास आप अलग से निकालो, क्योंकि आप वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास करोगे। ठीक है यार, वो तो ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास आता है, ठीक है, नॉट दैट थिंग। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। Cannizaro's method, atomic mass of an element may be defined as the smallest mass of the element present in the molecular mass of
एनी वन ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज। तो इसका मतलब है अगर आप लोग एक एलिमेंट को ले रहे हो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मास आप लोग का उतना प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट आर डिटरमाइंड, ईच कंपाउंड इज एनालाइज्ड। देखो ये सारे जो मेथड्स हैं ना ये इतने यूज में नहीं आते हैं, ठीक है, बट आप लोग को बेसिकली इक्विवेलेंट मास का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ये देख लेते हैं बेटा। मीथेन में उसकी वेपर डेंसिटी इतनी है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ये सब कुछ आप लोग का हो गया है। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर 75 है तो 75 ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल गिव यू द मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इन्होंने एक फालतू से ये चीज़ बताई है। फिर बेटा इन्होंने बताया है लीस्ट मास आप लोग का 12 ग्राम इन्होंने लिया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ये बस कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस फॉर्म क्रिस्टल्स व्हिच हैव सेम शेप एंड साइज एंड कैन ग्रो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग मिक्स्ड क्रिस्टल। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव सेम कॉम्पोजिशन, दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अरेंज सिमिलरली। तो आइसोमॉर्फिक, सेम नंबर ऑफ एटम्स। K2SO4 and K2CrO4, potassium sulfate and potassium chromate, ZnSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। ठीक है, फिर एलम और क्रोम एलम। ठीक है, द फॉलोइंग कंक्लूजन हैव बीन डिड्यूस्ड। Masses of two elements that combine with same mass of other elements in the respective compounds are in the ratio of their atomic masses। अच्छा, तो mass of one element A that combines with the certain mass of other elements is the atomic mass of A divided by atomic mass of B। अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो the valencies of the elements forming isomorphous compounds are same। तो valencies तो हमेशा सेम ही होती है। अब आप लोग को बोला है बेटा पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस टू पोटेशियम सल्फेट एंड is found to contain 26.78% chromium। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। अरे यार, आइसोमॉर्फस है मतलब अगर आप सल्फर का रेशियो ले रहे हो, बेसिकली आइसोमॉर्फस का मतलब क्या हो गया कि जो आप लोग का सल्फर का रेशियो विद क्रोमियम का रेशियो होगा वही आप लोग का बेसिक रेशियो आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट इन्होंने करके दिया है, हम लोग को इतना वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया बस वो बताते हैं। परसेंटेज ऑफ क्रोमियम निकाला है। परसेंटेज ऑफ क्रोमियम तुम कैसे निकालोगे, अगर मास ऑफ क्रोमियम ए ले लिया तो ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इन 200 विच इज़ इक्वल टू दिस, तो ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, खत्म बात। Atomic mass from vapor density of a chloride, तो vapor density of the chloride of the element is determined, equivalent mass of the element is determined, let the valency of the element be x, the formula of its this metal will be atomic mass of m plus 35.5x, equivalent mass is this e into x, तो atomic mass की वैल्यू a की जगह e into x डाल देंगे, molecular mass मिल जाएगा। molecular mass is equal to 2 times vapor density होता है, ये चीज़ लगा दी उन्होंने। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम लोग को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली नहीं। अगर हम लोग बेसिक लगाएंगे तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन यस आज भी जेई में आ रहे हैं बेटा। 1 ग्राम ऑफ अ क्लोराइड वॉज फाउंड टू कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ अ क्लोराइड वॉज फाउंड टू कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो अगर आप लोग बात समझो कि बेसिकली 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड है तो MClX आप लोग का फॉर्मूला है। 1 ग्राम क्लोराइड में 0.835 ग्राम क्लोरीन था। इसका मतलब मेटल का मास कितना था, मेटल का मास कितना होगा 0.165। इन्होंने कैलकुलेट किया 0.165। तो बेटा यहाँ से हम लोग वापस इक्विवेलेंट मास ढूंढेंगे। ठीक है, किसका ढूंढेंगे, मेटल का ढूंढेंगे। ठीक है, इट्स वेपर डेंसिटी इज 85, तो वेपर डेंसिटी हम लोग को दी हुई है, तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया मुझे। मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, वेपर डेंसिटी हमेशा पूरी सब्सटेंस की होती है बेटा, याद रखना मॉलिक्यूल की होती है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, मतलब आप लोग का 170 हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो तो मॉलिक्यूलर मास पता है हम लोग को, ये पता है इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा हम लोग को पता है, कैसे निकालेंगे, 0.835 gets combined with 0.165, so 35.5 will combine with how much, इन्होंने वो चीज़ निकाली हुई है 7.01। इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी विल गिव मी एटॉमिक मास, तो लेट द वैलेंसी बी x, हम लोग ने मानी हुई है। तो 7.01 इंटू एक्स प्लस आप लोग का सॉरी हाँ मास ऑफ आप लोग का क्या हो गया, ये एटॉमिक मास ऑफ द मेटल हो गया, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी।
प्लस x इंटू 35.5 विल गिव मी हाउ मच, द टोटल मॉलिक्यूलर मास दैट इज 170। यहाँ से बेटा तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 42.51 हो जाएगा, 42.51 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू 4 आएगी। यस करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। The oxide of an element contains 32.33% of the element and the vapor density of its chlorine is this। वापस सेम चीज़ है बेटा, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 32.33% ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 32.33% ऑफ द एलिमेंट। तो 100 ग्राम में 32.33 ये है, तो बेटा ऑक्सीजन कितना होगा 67.67। इन्होंने ये दिया हुआ है इसलिए मैंने फटाफट से बोल दिया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, वापस हम लोग क्या करेंगे, 67.67 में अगर 8 ग्राम बेसिकली आप लोग का इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का आप देखोगे तो 67.67 में 32.33 मास अगर आप लोग का मेटल का है तो 8 इक्विवेलेंट मास में आप लोग का कितना होगा। तो ये चीज़ भी उन्होंने कैलकुलेट करके 3.82 हम लोग को दी हुई है। जैसे इक्विवेलेंट मास तब से कैलकुलेट करते हैं तो वैसे, तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ गई बेटा 3.82, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास आ गया। मोलर मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू आप लोग का एटॉमिक मास क्या होगा 3.82 इंटू वैलेंसी दैट इज x, ठीक है। ये एटॉमिक मास हो गया। सो वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 79, तो वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड दी हुई है, तो टोटल आप लोग का क्या बन जाएगा 158 विल बी योर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज 158 विच विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली MClX बनेगा, क्योंकि Cl की वैलेंसी तो 1 होती है और M की मैंने x ली है, तो M का मास इतना प्लस x इंटू 35.5। यहाँ से मेरे पास 40 आ जाएगा, वही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 आ जाएगी मेरी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा मेरी 4 आ गई यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। तो हेंस हम लोग को निकालना क्या, एटॉमिक मास निकालना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग का बहुत ही डायरेक्ट आप लोग का तरीका है। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। सो एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये चीज़ होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। ये चीज़ है वेरियस एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ये सब हम लोग ने देखा था, ठीक है। द नंबर रिटन बिफोर द फार्मूला इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड द मास रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज दिस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास, ये चीज़ हम लोग ने बात की है। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, ये तो ठीक है, नॉट दैट ग्रेट थिंग हो गया, ये तो आप लोग निकाल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन तो NCERT का है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सब लोग का अलग अलग आप लोग को निकालना पड़ेगा यार। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 126 अपॉन टोटल मास, तो ये चीज़ हम लोग ने ये भी डिस्कस की हुई है, ये मैं नहीं करने वाला ऑब्वियसली। It is found that 16.5 gram of metal combine with oxygen to form 35.60 gram of metal oxide. Calculate the percentage of metal and oxygen in the given compound. तो it is found that 16.5 gram of metal combine with oxygen to form this much. तो ऑक्सीजन का आप लोग को मास मिल जाएगा इन दोनों को माइनस करके। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ मेटल कितना होगा 16.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा जो आया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन द रेशियो 1:16 बाय मास इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ठीक है 1:, ये भी फालतू क्वेश्चन है बेटा, 1:16 बाय मास उसने बोला है कि कंबाइन होते हैं, तो भाई कितना होगा, तो टोटल मास आप लोग का लेट सपोज x प्लस 16x ले रहे हो, ठीक है, तो टोटल मास आप लोग का क्या हो जाएगा 17x, ऊपर आप लोग का हाइड्रोजन का मास कितना है टोटल में x, तो x डिवाइडेड बाय 17x इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बेटा NCERT लेवल की है, इस पर कुछ खास नहीं है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली ये सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल 35 देखते हैं यार, ठीक है।
तो एक पॉज लेना पड़ा। ऑन एनालिसिस ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम, अरे यार इम्प्योरिटी का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले तो यार फॉर्मूला सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में जेई में यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है परसेंटेज इन इम्प्योर डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्योर, या फिर आप लोग बोल सकते हो मास परसेंट इन प्योर इंटू 100। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का, और बहुत क्वेश्चन इस पर बनते हैं बेटा, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले लिख लो, उस पर ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, ऑन एनालिसिस ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है आप लोग के पास, ठीक है। इम्प्योर सैंपल में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 45.5 थी इम्प्योर सैंपल में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आप लोग के पास, ठीक है। तो मास परसेंट इन इम्प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास परसेंट इन प्योर सैंपल इनटू 100 गिव्स परसेंटेज प्योरिटी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल? परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल कितना होगा? तो अभी बताया था परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ द थिंग गिवन इन मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट गिवन इन इम्प्योर सैंपल। कितना है बेटा? 45.5। मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन प्योर सैंपल, तो मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन प्योर सैंपल कितना है? Cl का मास परसेंट कितना होता है NaCl के अंदर? Cl है 35.5 डिवाइडेड बाय NaCl 23 58.5 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 60.6 इंटू 100, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो गया सीधा। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, लिख लेना, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा आगे, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, परसेंटेज प्योरिटी इज मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन इम्प्योर सैंपल डिवाइड बाय मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन प्योर सैंपल इंटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं एम्पेरिकल के क्वेश्चन कितने हैं, एम्पेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ख़त्म हो जाएगा आज यहाँ तक। पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 50% हीलियम 50% मीथेन बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर? ये क्या क्वेश्चन है, बेकार है ये तो, ठीक है। अ गैस मिक्सचर कंटेन 50% हीलियम एंड 50% मीथेन, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? हीलियम का मास होता है 4, मीथेन का मास होता है 16, ठीक है, 20। %80, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो बेटा कि क्यों मैंने डायरेक्टली दोनों चीज़ों को ऐड किया, क्योंकि 50-50% है बेटा, आधे आधे हैं। इसका मतलब ये कि जितना आप लोग, अगर आप लोग 2 मोल ले रहे हो, 5 मोल ले रहे हो, तो उसके ही 5 मोल लोगे, ठीक है। अगर यही चीज़ बेटा एयर का होता, तो मैं अगर मैं 20 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूँ या 21 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो 78 मोल्स उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन लेता हूँ, तो टोटल मास आप लोग का अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 50-50% था, तो ऑब्वियसली मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, जितना इसको लूँगा उतना इसको लूँगा, दोनों को ऐड कर दो, बात ही खत्म, ठीक है। द एटॉमिक कॉम्पोजिशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन इन द टेबल दिस। हाइड्रोजन एटम्स, देखो इस वाले में लगेगा बेटा दिमाग, ठीक है। इस वाले में जो मैंने बोला था, इस वाले में वो दिमाग लगेगा बेटा, कि अगर आप लोग 93 मोल्स इसलिए ले रहे हो, 7 मोल इसके ले रहे हो, तो 93 मोल्स में इसका मास कितना होगा? 93 इंटू 1, 7 मोल में इसका मास कितना होगा? 7 इंटू 4, तो ये 28 है। तो टोटल मास अब बेटा आप लोग का आ गया है, दिस विल बी योर टोटल मास। जो देखो जो क्वेश्चन बोला वही आ गया। तो हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है बेटा, निकाल लेना, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
विच पेयर ऑफ स्पीशीज हैज सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये बैठ करके ढूंढो बेटा, ये नहीं ऑब्वियसली करने वाला, ये तो मैं सोचने भी नहीं वाला। आंसर क्या है? ए ही है, पहला ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पर 2 है तो 24 डिवाइड बाई 60, यहाँ पर आप लोग का 72 डिवाइड बाई 180। चलो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं करने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स है 75% कार्बन, ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैव 30.5% नाइट्रोजन, तो कौन से 2 में 30.5% है, चेक कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हम लोग को बेटा पूरा का पूरा प्रोसीजर तो पता ही है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड, द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, इट गिव्स एटॉमिक रेशियो, द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज देन डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू, इफ द सिंपलेस्ट रेशियो इज फ्रैक्शनल then the value of simplest ratio of each element is multiplied by the smallest denominator to get the empirical formula. Various methods are, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पता है। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग के पास है। हम लोग को पता है परसेंटेज से एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे। देखो प्रोसीजर तो तुम लोग को एक सिखाया हुआ था मैंने, पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर बेटा इन्होंने भी सिखाया। 0.68 आएगा, 0.68 आएगा, 2.38 आएगा, फिर जो लीस्ट वैल्यू है उससे आप लोग डिवाइड करें तो 1:1:2 3.5 आ रहा है। 3.5 को आप 7/2 लिखो, डिनोमिनेटर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, तो ये आप लोग के पास आ जाएगा आंसर K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा आंसर। ये ऑब्वियसली मैं इतने इजी वाले नहीं करवाऊंगा, कोई अभी दिमाग वाला आएगा तो मैं वो करवाऊंगा। ये सब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अ कंपाउंड कंटेन्स 34.8% ऑक्सीजन, 52.2% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। तो सिंपल है, ये भी डायरेक्टली आप लोग डिवाइड करोगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contain these element in the ratio 9:1:3.5. Calculate the empirical formula. तो बहुत ही सिंपल है, 3.5 को मैं 7/2 लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे अब निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास 108 दिया, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये एक क्वेश्चन दिमाग वाला है बेटा। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन दीज एलिमेंट्स इन द रेशियो 9:1:3.5, ठीक है। एलिमेंट्स इस रेशियो के अंदर है, एलिमेंटल रेशियो आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग को एलिमेंटल रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एलिमेंटल रेशियो दिया हुआ है, सबके मासेस आप लोग के पास होते हैं। अगर एलिमेंट्स का रेशियो दिया हुआ है तो एटॉमिक मास आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे उनके रिस्पेक्टिव, उनसे मल्टीप्लाई करके। क्या आप लोग मास परसेंट नहीं ढूंढ पाओगे हर एक एलिमेंट का, ठीक है। हर एक एलिमेंट का मास परसेंट किससे डिवाइड करना होता है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या है, आप लोग के पास एलिमेंट्स के रेशियो है, आप लोग मास परसेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 9x अगर आप लोग का वो है डिवाइडेड बाय 12x आप लोग का जो आप लोग का वो आता है, या 12 से आप लोग बेसिकली डिवाइड कर लो, ठीक है, ठीक है। डिवाइड किया, आंसर आएगा 0.75x आएगा। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 1, तो x आप लोग का आंसर आएगा 3.5 डिवाइड बाय 14, 3.5x डिवाइड बाय 14 आप लोग का दिस। x तो सारे रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको तुम लिखोगे बेटा 3/4, इसको तुम लिखोगे 1, इसको तुम लिखोगे 1/4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:4:1 आप लोग का सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास विल गिव यू असलियत में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। A carbon compound containing only carbon and oxygen has the approximate molecular mass of this. On analysis it is found to contain 50% by mass of each. तो ठीक है यार, सीधा 50 डिवाइड बाई 12, 50 डिवाइड बाई 16 करना है, ये चीज़ आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड ऑन एनालिसिस वॉज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, सोडियम दिस, सल्फर दिस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अज्यूमिंग दैट होल ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओ हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322। ओए होए, ये देखो बेटा दिमाग वाला क्वेश्चन है कि इसके अंदर वो ये बोल रहा है कि जितना भी हाइड्रोजन आप लोग का प्रेजेंट है, होल ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप लोग का जो फॉर्मूला बनने वाला है, पहले तो आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला ढूंढ लो। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या बन रहा है वो आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
वो हम लोग देख लेते हैं और फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ. बस एम्पेरिकल फार्मूला ढूंढ लें. ये एम्पेरिकल फार्मूला बन गया. ठीक है. सो दिस इज माई एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज Na2SH20O14. तो Na2SH20O14. तो होल ऑफ हाइड्रोजन इज turned into what? Whole of hydrogen is turned into what? Water of crystallization. मतलब H2O अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोग के क्यों बनेंगे? क्योंकि H20 बनाना है बेटा. तो H20O 10 ऑक्यूपाई हो गए तो आप लोग के पास बचा Na2SO4. ये आप लोग का फाइनली मॉलिक्यूलर या जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा. ये देखो. ठीक है, समझ में आया? तो ये आप लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. काम खत्म. ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ आप लोग को होमवर्क दे दूंगा. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू कंप्लीट फॉर टुडे. क्योंकि मैथ्स के इतने PYQ आज दिए हुए कि तुम लोग के लिए जान निकल जाएगी. सारे आज तुम लोग को खत्म करने, राइट? सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स दिस मच कार्बन, दिस मच हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज दिस. तो वेपर डेंसिटी से बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा. दैट इज 144 2 टाइम्स करके. ठीक है, हम लोग कार्बन है, हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. अच्छा, फिर तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा. तो वही है बेटा, यूज़ करेंगे अपना एम्पेरिकल फार्मूला वाली ट्रिक. ठीक है, डायरेक्टली आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला वाली ट्रिक यूज़ करो. परसेंटेज दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, रिलेटिव निकलेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकलेगा. ठीक है, और याद करो बेटा, और याद करो. अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी याद है तो मैंने तुम लोग को ये ट्रिक एक्चुअल में बताई थी. करेक्ट है ना? मैंने जब NCERT सॉल्व करवाई थी तो बोला था इस ट्रिक से जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम टाइम तुम लोग का आंसर फटाफट से आएगा, रादर देन मेकिंग अ टेबल एंड सॉल्विंग इट. तो मैंने तुम लोग को बताया था सीधा तुम लोग भाई कितना आप लोग का उल्टा लिखो. मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी ना कि डायरेक्टली आप लोग का ये प्रोसीजर से आंसर आ जाता है. तो देख लो यार, ये प्रोसीजर तुम लोग समझ लो अगर तुम लोग को समझना है. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास आप लोग का 146 है. तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग को पता है, उसमें से आप लोग को उसका परसेंटेज पता है. तो सीधा परसेंटेज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लो तो काम खत्म हो गया. ठीक है, खुद दिमाग लगाओ, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लेट सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग का ये बन रहा है CXHYOZ. मैंने यही चीज़ बताई थी, बार बार मैं बोल रहा था. परसेंटेज कितना होगा बेटा? 12x डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 146 इंटू 100 विल गिव मी व्हाट? 49.3% कार्बन. तो आज मुझे बताओ x की वैल्यू तुम लोग डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते? और इन्होंने भी देखो बेटा वही किया है. समझ में आया? मैंने उस दिन भी यही चीज़ बोली थी बेटा कि ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिस इज मच ईजियर वे रैदर देन डूइंग सच लेंदी कैलकुलेशंस. ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे. सीधा तुम्हारे पास C6H10O4 आ जाएगा. A compound has an empirical formula this and independent analysis gave a value of 132.16 for its molecular. ये तो ठीक है, ये तो सीधा डिवाइड करोगे का आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन था. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C&H has 92.3% कार्बन, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को एक्चुअल में दिमाग लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. एम्पेरिकल फार्मूला में जितना परसेंट आप लोग का कार्बन होता है उतना ही आप लोग का नॉर्मली भी कार्बन उतना ही परसेंट होगा मॉलिक्यूलर के अंदर भी. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लो. इसका आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 13. तो 12 डिवाइड बाय 13 अगर करोगे तो देखो उतना ही आ रहा है. ठीक है, देखो नहीं तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसका कोई सेंस नहीं बनता. 2 oxides of a metal contain 50% and 40% of metal M respectively. अलग अलग ऑक्साइड है. इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड इज. तो ये बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में लगाते हैं. ठीक है, पहला का फॉर्मूला MO. लेट द एटॉमिक मास, इसका M ले लेते. ऑक्सीजन का हम लोग को पता है 16 है. ठीक है, 2 oxides of metal contain 50% of metal M respectively. पहले में तो 50% M है, 50% M है मतलब M डिवाइडेड बाय M प्लस 16 इंटू 100 इज इक्वल टू बेटा 50%. सही बात है ना? तो यहाँ से तो बहुत ही सिंपली बात हो गई अपने लिए. ठीक है, यहाँ से अपने लिए बहुत सिंपली बात हो गई कि M की वैल्यू 16 आ जाएगी.
खत्म हो गया। अब दूसरे में वो बोल रहा है इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड एमओ द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड इज 40% दिया हुआ है, तो 40% इज इक्वल टू नेक्स्ट का फॉर्मूला क्या लेंगे, एम एक्स ओवाई ले लो, ठीक है, एम एक्स ओवाई ले लो, तो एम टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप लोग का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं अपना, वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 16x, अच्छा m तो 16 है ना बेटा, ठीक है, सारे 16 आप लोग के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लोग का क्या बचेगा 40 टाइम्स, एक सेकेंड ये कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड, सारे x कटेंगे क्या, 40% मेटल का मास आप लोग का 16 आ रहा है, MO ऑफ मेटल M रिस्पेक्टिवली, द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, तो M का मास M लिया है, O16 लिया है, तो M डिवाइडेड बाय टोटल मास, टू ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 50% ऑफ मेटल M, तो पहले में 50% M है, तो हमने ठीक लगाया है, 16 डिवाइड बाय 32, तो आप लोग का वो हो जाएगा, और दूसरे में द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड, तो इसका मास 16 है, तो 16x प्लस 16y आप लोग का ये टोटल, और ऊपर में आप लोग का 16, ओ सॉरी इंटू 100, वही मैं सोचूं क्या मिस हो गया, इंटू 100 मिस हो गया बेटा, इंटू 100 मिस हो गया, ठीक है, इंटू 100 मिस हो गया, तो यहाँ पर 100x बन जाएगा, यहाँ से आप लोग का 40y इज इक्वल टू बेटा 60x आ जाएगा, मतलब यहाँ से आप लोग का सीधा कैंसिल आउट होगा, 2y इज इक्वल टू 3x आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम एक्स ओ वाई था, तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 3/2x लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो एम ओ हम लोग वैलेंसी अगर उल्टी लिखे तो ये y ये x, y की वैल्यू है 3/2x, ठीक है, तो दोनों तरफ 2 बेटा मल्टीप्लाई कर दो, x को भाड़ में जाने दो, 2 बेटा मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टू, तो हेंस अपना फाइनल आंसर क्या बन जाएगा M2O3, ठीक है, बेसिक लॉजिक जो हम लोग बचपन में क्लास 9 पे पढ़ते थे, आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है, तो दिस इज इट, और नहीं समझ में आएगा तो बता देना यार प्लीज़, मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं समझ में आएगा बता देना, बहुत ही डायरेक्ट था, क्योंकि वो 3/2 आ रहा था, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोग का 3x और 2x बन जाएगा अब, ठीक है, 3x और 2x, तो आप लोग को डिवाइड करना होता है ना लास्ट में, हम लोग को याद है ना, अगर जैसे CaO होता है तो 2:2 होता है, तो 2:2 को आप लोग डिवाइड करके 1:1 लिखते हो ना, तो 3x:2x को आप लोग डिवाइड करके 3:2 लिखोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, Two elements X and Y have atomic mass 75 and 16 respectively. Okay जी. They combine to give a compound having 75.8% X. अच्छा. तो have atomic mass 70. Atomic mass आप लोग का given है. X X Y Y या फिर बेस्ट है इसको और कॉम्प्लिकेट अगर ना करे तो इधर y लिखते हैं इधर x लिखते हैं, x की वैलेंसी x है या जो भी आप लोग का कंपाउंड कुछ इस प्रकार बनेगा. दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग 75.8% x. ओके जी, 75.8% आप लोग का x का मात्रा आ रही है, मतलब y इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ x जो कि है 75 डिवाइडेड बाय 75 इंटू वाई प्लस 16 इंटू एक्स. खत्म बात, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, आंसर आ जाएगा. तो अब ये तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम है बस. uh, 75.8 into 75 5685.
ये मान लो 600 से कट रहा है, सो वापस आप लोग का 2x इज इक्वल टू 3y हो गया बेटा। सो 2x/3। तो अब मैंने आप लोग को बताया था इसकी वैलेंसी ये, इसकी वैलेंसी ये है। x की जगह आप लोग 3y/2 डाल दो, वापस सेम चीज़ करोगे, इंटू टू करोगे दोनों तरफ, तो ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। सो x की y की ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x2/3 आंसर हो जाएगा, और वही आप लोग का आंसर है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बेटा। ठीक है, बाकी फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। द क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज दिस ऑन हीटिंग लूजेज 55.9% ऑफ इट्स मास। तो जैसे ही उसको हीट किया ऑब्वियसली XH2O उड़ जाता है बेटा। ठीक है, तो Na2SO4 का आप लोग के पास जो मास बचेगा, ठीक है, वो आप लोग ऑब्वियसली 55.9% आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग ये बोल सकते हो लूजेज 55.9% मास, मतलब पूरा का पूरा मास H2O का लूज कर गया। तो 18x डिवाइडेड बाय आप लोग का 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इंटू x, तो टोटल मास ऑफ H2O होल डिवाइडेड बाय पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू 18x प्लस Na2SO4 का बेटा मास कितना होता है, इन्होंने करके दिखाया है 96 और 46 दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 130, 144 नहीं 142 है ना, 90 ना 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 हाँ 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 142। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 55.9, मतलब आप लोग इसको 60 भी मान सकते हो। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, तो 18 इंटू 55.9, जिसको हम लोग 56 भी ले सकते हैं, उसको अगर मैं 1800 से माइनस कर दूं तो बहुत ही सिंपली बात है, आप लोग का 794 कुछ आसपास आ जाएगा। तो 794x इज इक्वल टू 55.2। ये तो यार एक्चुअली में बेसिक कैलकुलेशन भी हो सकती थी। 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 आएगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, वही 7800 समथिंग आ रहा है, 900 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 10 आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, जहाँ तक अभी कंप्लीट करना था। कल इसका बहुत ज़्यादा पार्ट आएगा बेटा, वो देख लेना ध्यान से। एंड कल फिजिक्स भी बहुत अच्छे खासा लंबा लेक्चर आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय श्री राम।